चल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर हॉलो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, तो इसका जो फील्ड अंदर था वो कितना आया था? 0। तो अंदर तो कोई फील्ड लाइन भी नहीं होना चाहिए। और आउटसाइड क्या आया था? KQ बाय एक्स स्क्वायर। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा वैसे वैसे फील्ड लाइन, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ घट रहा होगा, जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज। तो केप्ट एट सेंटर, तो इसका फील्ड लाइन भी बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा, जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज केप्ट एट इट्स सेंटर। बाहर वाले दुनिया के लिए कैसे बिहेव कर रहा? जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज केप्ट एट इट्स सेंटर। अरे कर रहा है। तो आई थिंक ये सब सही बना लिया होगा, है ना? और बनाने का है तो और बना लो, कोई दिक्कत नहीं। गुड, ठीक है। तो ये वाला तो मेरे हिसाब से सबका सही होगा, है ना? यूनिफॉर्मली चार्ज सेल बोलो या हॉलो स्फीयर बोलो, व्हाटएवर। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन वाला मेथड वाला कोई वीडियो देखने का कोशिश किया था क्या? लिंक डाल दिए थे हम नीचे में, जिस दिन बोले थे ना कि इसका इंटीग्रेशन से भी बनता है, उसी दिन लिंक डाल दिए उसी वीडियो के नीचे। ठीक है, भेज देंगे, ग्रुप में ही भेज देंगे। ठीक है, ये तो गॉस लॉ से हम बताए थे ना आप लोग को। हम बोले थे इंटीग्रेशन से भी बनता है, एच.सी. वर्मा के ग्रेविटेशन में दिया हुआ है। ठीक है, बट हम उसको अच्छे से बना के डाल दिए हैं, चाहो तो आप देख लें। इसमें फंडा बाहर वाले के लिए तो इट विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज केप्ट एट इट्स सेंटर। तो बाहर तो इसका फील्ड लाइन मेरे भाई अगेन वैसा ही होगा जैसे यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर का। अगेन ये सब बना लिया होगा, कोई अंदर बनाया? अच्छा, ये सब डॉटेड लाइन पे ध्यान नहीं देना, ये हम अपने रेफरेंस के लिए ड्रॉ किए हैं। ये तो सबसे बन जाएगा, बाहर फील्ड लाइन वैसे ही बिहेव करेगा, जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज केप्ट एट इट्स सेंटर। जैसे जैसे दूर जाते जाओगे स्फीयर लोगे, है ना, तो देखना फील्ड 1/r² से घट रहा होगा। ठीक है, गॉस में प्रूफ भी किए। अंदर कोई फील्ड लाइन बनाया तो दिखाओ। इसमें अंदर भी फील्ड था, इसमें अंदर फील्ड था सिग्मा x अपॉन 3ε0, और बाहर फील्ड था KQ बाय x²। अंदर वाले फील्ड को एक और तरीका से लिख सकते थे KQ बाय RQX, ऐसा ही कुछ आया था ना। सारा फॉर्मूला तो देख लिया करो, फॉर्मूला याद नहीं रखते हो? बोले ना, इस चैप्टर का सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए फिंगर टिप्स पे, एग्जाम में कब कौन यूज में आ जाए पता नहीं। ठीक है, ये तो सही है। अब अंदर में एक चीज गौर करने वाली बात है कि सेंटर पे फील्ड 0 है, लेकिन सेंटर से जैसे जैसे हम दूर बढ़ते हैं ना, सेंटर से हम जैसे जैसे दूर बढ़ते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? फील्ड बढ़ता है लीनियरली, फील्ड लीनियरली बढ़ रहा है। मतलब r, यहां से r दूरी पे जो फील्ड होगा उससे ज्यादा फील्ड 2r दूरी पे होगा, उससे ज्यादा फील्ड 3r दूरी पे होगा। मतलब यहां से जो फील्ड लाइन चलेगा यहां पे ऐसे मान लो, एक ऐसे और एक ऐसे, एक ऐसे
एक कुछ फील्ड लाइंस बना दिए, ठीक है, ठीक। इसके अगले स्फीयर पे जाएंगे ना, तो देखो ये सारा फील्ड लाइन तो वहां से गुजर ही रहा, अरे गुजर रहा है ना, लेकिन वहां फील्ड स्ट्रेंथ और ज्यादा है। दैट मीन्स अगले स्फीयर से, ये आर वाले से अगर हम कुछ फील्ड लाइन ड्रॉ किए हैं तो 2r वाले से और फील्ड लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। ये 2r वाले से और कुछ फील्ड लाइंस ड्रॉ करना पड़ेगा। अच्छा, जो 2r से गुजरा वो तो 3r वाले से गुजरा ही होगा, बाहर वाले से तो गुजरा ही होगा। 3r पे जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो 2r से ज्यादा है, मतलब यहां पे फील्ड लाइन और बढ़ेगा, डेंसिटी और बढ़ेगा फील्ड लाइन का। अरे बढ़ेगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा। अरे देखो ना, जैसे जैसे x बढ़ा रहे हैं अंदर वाले पार्ट में, वैसे वैसे मेरा फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ता जा रहा है। और सबसे ज्यादा कहां पे है? सरफेस पे। याद आ रहा है इसका फील्ड का ऐसे कुछ ग्राफ बना था, ग्राफ से बोलो, इक्वेशन से बोलो, उसके बाद घटेगा। देखो बाहर तो घटेगा ही, बाहर स्फीयर लेते जाओ तो डेंसिटी घटता हुआ दिखेगा आपको, क्योंकि अब बाहर अब फील्ड लाइन नहीं बढ़ेगा, अब यही सब बाहर तक जाएगा। कुछ समझ में आया? मतलब यहां से कुछ फील्ड लाइन निकला, उससे ज्यादा उससे आगे से निकलेगा, उससे ज्यादा उसके आगे से निकलेगा, और उससे ज्यादा उसके आगे से निकलेगा, और मैक्सिमम सरफेस पर से निकल रहा होगा। अरे होगा ना? अरे होगा कि नहीं होगा? अब बताओ मेरी बात, एक सवाल हम पूछ लेते हैं कि मान लो हम 2 पॉइंट की बात कर रहे हैं, x ये भी इनसाइड है और 2x ये भी इनसाइड पॉइंट है, तो x से अगर n फील्ड लाइंस निकल रहा, यहां से x दूरी का जो ये स्फीयर है, ठीक है, ये स्फीयर कोई गोला नहीं है, मतलब एक रीजन हम बना रहे हैं, यहां से n फील्ड लाइन निकल रहा है, तो इससे 2 गुना आगे जो स्फीयर है वहां से कितना फील्ड लाइन गुजर रहा होगा? 2n फील्ड लाइन गुजर रहा होगा। वेरी गुड। गलत, गलत। फिर कॉपी कलम चलाओ, कॉपी कलम चलाओ, हमारे 1 मिनट में कुछ भी बोले जा रहा है, कोई n बोल रहा है, कोई 2n बोल रहा है, कोई 3n बोल दो, 4n बोल दो, 1 से 100 तक गिनती कर दो। गधा सब। लॉजिक होता है ना, अरे लॉजिक होता है ना। फील्ड स्ट्रेंथ कैसे वेरी कर रहा है? लीनियरली वेरी कर रहा, तो फील्ड लाइन भी लीनियरली वेरी कर जाएगा। वाह, फील्ड लाइन और फील्ड स्ट्रेंथ में सेम रिलेशन। गधा सब, हैं? मार देंगे एक घूसा। दूर जाने पे फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन बढ़ेगा, ये तो हमको पता ही है। अब अगर कोई बोला बिना लिखे, देखो बहुत बेहतरीन सवाल है ये अपने आप। पहले तो फील्ड लाइन से ड्रॉ करना बहुत कम लोग आपको बताएंगे, है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें फील्ड अंदर से बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ रहा दूरी बढ़ने पे, है ना। अच्छा, ऐसा नहीं है कि यहाँ और यहाँ में ही बढ़ेगा, हर अगले पॉइंट पे ही बढ़ रहा होगा, लेकिन हम हर अगले पॉइंट पे थोड़ी ड्रॉ कर सकते हैं, थोड़ी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हर अगले पॉइंट पे बढ़ रहा होगा, लेकिन हम अगर 2 फिक्स पॉइंट के बीच पूछे कि सेंटर से x दूरी से अगर n फील्ड लाइन निकल रहा है, तो सेंटर से 2x दूरी से कितना फील्ड लाइन निकल रहा होगा, तो उसका आंसर होगा A10। उसका आंसर होगा A10। कैसे होगा बता देते हैं। सेंटर से x दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? ρx अपॉन 3ε0, और सेंटर से 2x दूरी पे जो फील्ड होगा वो कितना होगा? यानी x दूरी पे जो फील्ड है वो दुगुना है, सॉरी इससे दुगना फील्ड है 2x दूरी पे।
अरे है, x दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे दुगुना 2x दूरी पे, तिगुना 3x दूरी पे होगा, क्योंकि लीनियर वेरिएशन है ना। भगवान करो कल्याण, लीनियर वेरिएशन में यही होता है ना, वो भी ओरिजिन से पास कर रहा, तो सीधा सीधा बात है ना। अच्छा ये बताओ कि Ex कैन बी रिप्रेजेंटेड एज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, 4 पाई x स्क्वायर। स्फेयर है, सर्कल नहीं है। बताया ना, फील्ड लाइन हर डायरेक्शन में जा रहा होता है। ये कहां से लिखे हैं? फैराडे, फैराडे याद आ रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड है 2x, मान लो वहां से N2 लाइन गुजर रहा है, यही तो निकालना है, या N डैश लाइन गुजर रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 पाई 2x स्क्वायर। अरे होगा, अरे होगा। अच्छा ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बट रेशियो तो ले सकते हैं ना। यहां से अगर Ex बाय E इंटू E2x करें तो कितना आएगा? 1/2 बे, यहां से कर रहे हैं, ठीक है, कि 2 आएगा। हाँ ये उल्टा लिख दिया, ये उल्टा लिख दिया ना। 2x पे फील्ड ज़्यादा होगा ना, सही तो लिखे थे, सॉरी सॉरी, हाँ 2x पे फील्ड ज़्यादा है ना। चलो तो ये रेशियो 1/2 आ जाएगा, उसका रेशियो निकालो। Ex बाय E इंटू 2x, रेशियो क्या आ जाएगा? N बटे 4 N डैश, यही होगा ना। देख लेना, कुछ गड़बड़ मत करना, 4 ऊपर जाएगा, ठीक है। दोनों को कंपेयर कर दो, इसको और उसको, तो 4n बाय n डैश बराबर 1/2, तो n डैश बराबर 8n। n डैश बराबर 8n, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक किए थे, उल्टा लिख दिए थे हम, ध्यान नहीं दिए, प्रकाश सर डिस्टर्ब कर दिए। ठीक है, समझ में आया? अच्छा इसमें नया क्या बताए? फैराडे वाला बता चुके थे, ये पिछले क्लास में बता चुके थे। इलेक्ट्रिक फील्ड डबल होगा सर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिर्फ टाइम। रट लो, कोई फायदा नहीं होगा। देखो इसका सवाल क्या था ना, ये बोल रहा है कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर किए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपेयर किए हैं, और यहाँ फील्ड लाइंस को कंपेयर किए हैं। नहीं, फील्ड लाइंस को कंपेयर नहीं किए हैं। अबे ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू इट, व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। याद आ रहा है फैराडे? तो यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ, हाँ ये n का वैल्यू पता नहीं है, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट x डिस्टेंस फैराडे के अनुसार कितना है ना। उसी तरह ये मान लिया n डैश अपॉन समथिंग, लेकिन इनको कंपेयर करके हम फील्ड स्ट्रेंथ का कंपैरिजन तो निकाल सकते हैं। याद करो, फैराडे और कूलम का कंपैरिजन दिखाए थे कि x दूरी पे और 2x दूरी पे फील्ड में 1/4 का डिफरेंस आ जाता है, और फैराडे से भी आ रहा था और कूलम से भी आ रहा था। तो असल में यहाँ पे हम फील्ड कंपेयर किए,
तो कंपैरिजन में ये रेशियो तो कितना कितना है, रेशियो 4n/n डैश, और इधर से मेरा रेशियो कितना है 1/2। तो रेशियो तो हम इक्वेट कर ही सकते हैं, क्योंकि ये कंपैरिजन है, ये एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी है। हम कहाँ बोल रहे कि एग्जैक्ट वैल्यू। कुछ कुछ समझ में आया? ऐसा कर चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी डन इट। तो पीछे पलट के देखोगे तब समझ में आएगा। चलो, आई होप आप लोग बनाए होगे, ट्राई किए होगे, ठीक है। तो थोड़ा फास्ट चलेंगे। तो ये मानो हॉलो इन्फानाइट सिलेंडर, ठीक है। अरे इधर देख, हॉलो इन्फानाइट सिलेंडर है जिस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ठीक है। हमको इसके अंदर, इसके एक्सिस से x दूरी पे फील्ड निकालना है। तो बार बार वही चीज़ हम नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको अब पता चल गया होगा कि फील्ड होगा तो कैसा होगा, रेडियल होगा, और जितना फील्ड यहाँ होगा उतना ही फील्ड नीचे होगा, उतना ही फील्ड नीचे होगा, बराबर बराबर x दूरी पे फील्ड बराबर होगा, और सब तरफ फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बिल्कुल वो लाइन चार्ज वाले पे, ठीक है। वही सारा आर्गुमेंट दे सकते हो कि इसको पलट के देख लो, है ना, इसको घुमा के देख लो, है कि नहीं है। जैसे उस दिन लाइन चार्ज को घुमा घुमा के दिखाए थे। दैट मीन्स यहाँ से x दूरी पे कैसा एक गॉसियन सरफेस लेना चाहिए, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लो, है ना। यहाँ से x रेडियस का एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लो, और यहाँ पे फील्ड कैसे होगा, कुछ ऐसे होगा। मान लेते हैं E इन, हर जगह पे फील्ड कितना होगा E इन। इस सिलेंडर का लेंथ मान लेते हैं L। कोई दिक्कत? देखो चीज़ें रिपीट हो रही है इसलिए हम फास्ट चल रहे हैं, और जो पहली बार वीडियो देख रहे हो तो पीछे का वीडियो देख लेना, अदरवाइज कुछ भी हवा लगने वाला नहीं है, ठीक है। हम सिमेट्री समझाए थे, सिर्फ सिमेट्री बोले नहीं थे, सिमेट्री को समझाए थे बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से, अगर याद हो तो, है ना। पॉइंट चार्ज के लिए, स्फेयर के लिए, सिलिंड्रिकल के लिए, प्लेनर सीट के लिए भी सिमेट्री समझाए थे, है ना, कि प्लेनर सीट को आगे पीछे करके, ऊपर नीचे करके, पलट के सब तरफ से दिखा दिए थे आपको, है कि नहीं। तो ये जो E है, एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा। अच्छा, यहाँ पे कितना सरफेस है, 1 2 3, है ना। तो ढक्कन 1, ढक्कन 2 और कर्व्ड सरफेस से इंटीग्रेशन, दैट विल बी टोटल फ्लक्स। याद आ रहा है? गॉस लॉ का लेफ्ट पार्ट इक्वेट कर रहे हैं, अभी राइट पार्ट पे नहीं जा रहे हम, ठीक है। तो ढक्कन 1 से फ्लक्स 0 होगा, क्यों? क्योंकि फील्ड ऐसे है, और ढक्कन 1 का एरिया वेक्टर सब ऊपर जाएगा। ढक्कन 2 से फ्लक्स, कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स, तो हर जगह ऐसे कर लिखोगे ना, कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स, तो ये लिखोगे E डॉट dA, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, E का मैग्नीट्यूड, चूंकि हर जगह सेम है, या ऐसे मैग्नीट्यूड ले रहे हैं अभी सिंपली dA, और हर जगह इनके बीच का एंगल क्या है, cos 0। अब चूंकि हर जगह सरफेस पे E का मैग्नीट्यूड सेम है, तो E को बाहर ले लो, E और dA का इंटीग्रेशन A, तो ये हो जाएगा E इंटू 2 पाई एक्स एल, 2 पाई एक्स एल। अब इसको गॉस लॉ के राइट साइड से इक्वेट कर दें। फ्लक्स जो होता है E इंटू 2 पाई एक्स एल किसके बराबर होता है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E इन क्या आ गया, 0, यानी हॉलो सिलेंडर है जो वेरी लॉन्ग है, वेरी लॉन्ग है, ठीक है, वेरी लॉन्ग हॉलो सिलेंडर है। उसके कारण इनसाइड पार्ट पे फील्ड क्या होगा, 0। इसी तरह जल्दी से आउटसाइड पे दिखा दें, फिर थोड़ा सा चर्चा करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये इनसाइड पॉइंट था, आउटसाइड पॉइंट, तो ये आपका हॉलो सिलेंडर है। अगेन बाहर भी फील्ड कैसा होगा, रेडियल ही होगा, अरे होगा। तो अब की बार एक्स
जो है वो बाहर का एक सिलेंडर ले लो, ठीक है, इसका रेडियस क्या है x, गॉसियन सरफेस बाहर है ना, ठीक है। अच्छा, इस गॉसियन सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा क्या? इस गॉसियन सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा क्या? सोच के बताना। इस गॉसियन सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा? बिल्कुल होगा, सिमेट्री आर्गुमेंट से, ठीक है। नहीं विश्वास है तो यहाँ E1 मान लेना, यहाँ E2 मान लेना और इसको 180 डिग्री से घुमा देना, तो E1 इधर आ जाएगा, E2 इधर आ जाएगा। तो फिर आप बोलोगे चूंकि चार्ज कॉन्फ़िगरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा तो फील्ड कैसे बदल गया? और ये तभी पॉसिबल है जब बराबर बराबर दूरी पे फील्ड बराबर होगा, साथ में यहाँ पे भी फील्ड वही होगा जितना फील्ड यहाँ पे होगा। इसका आर्गुमेंट, दो आर्गुमेंट दिए थे, पहला कि मिडिल पॉइंट है, सब मिडिल पॉइंट है, और दूसरा आर्गुमेंट लिए थे इनफाइनाइट सिलेंडर, तो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दो तो ये यहाँ चला जाएगा, तो U1 मस्ट बी इक्वल टू E2। आई थिंक नाउ यू आर फास्ट इनफ, है ना, इन सब चीज़ों को समझने के लिए। तो अगेन L लेंथ का सिलेंडर ले लिए, ठीक है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लिखते हैं E इंटू 2πx L, दिस मस्ट बी चार्ज इनक्लोज्ड। अब की बार सिलेंडर का एक हिस्सा इसके अंदर है जिस पे चार्ज है। कितना लेंथ का सिलेंडर अंदर है? L लेंथ का, और उस सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 2πr, सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ था r, तो 2πr इंटू L इंटू सिग्मा, 2πr L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2π से 2π मर गया, L से L मर गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सिग्मा R अपॉन x एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कोई दिक्कत? सबका रिजल्ट यही आया था, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं की है? ठीक है, चलो, तो इसका फील्ड का वेरिएशन का अगर ग्राफ बनाओगे तो अंदर ग्राफ 0 है, और उसके बाद अचानक r दूरी पे कितना हो जाएगा? यहाँ r पुट करोगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और इन्वर्सली घट रहा, तो कुछ कुछ वैसा ही ग्राफ होगा। वहाँ पे इन्वर्स स्क्वायर से घट रहा था तो थोड़ा फास्ट घटेगा, और यहाँ थोड़ा स्लो घटेगा, बट शेप वैसा ही होगा। अगेन देखो, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो सरफेस के इधर और इधर जाने पे फील्ड डिसकंटिन्यूअस है। देखो ना, अंदर फील्ड 0 और इधर आने पे फील्ड है। कुछ नहीं समझ में आ रहा सर, बकवास किए जा रहे हो आप, तो क्या समझ में आए? अबे सब चीज बार बार बोल चुके हैं तो एक ही चीज कितनी बार बोले? क्या डिसकंटिन्यूअस? कहाँ डिसकंटिन्यूअस वगैरह? तो अभी तक हम एक चीज गौर की है कि हम लोग गॉसियन सरफेस हमेशा ऐसा खोजने की कोशिश करते हैं जहां एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल 0 π/2 हो या पाई, तो मेरा काम आसान होता है, अंट संट कुछ भी चूज नहीं करने का, ठीक है। अच्छा, एक सवाल पूछते हैं आपको, इस पे पूछ लें या रॉड पे पूछ लेते हैं। याद करो, पिछले क्लास में रॉड इनफाइनाइट रॉड था, ठीक है, और ऐसे गॉसियन सरफेस लिए थे, पिछले क्लास में किए हैं ये, ठीक है, और इसका फील्ड निकाले थे x दूरी पे। फील्ड जो आया था वो आया था 2k लैम्डा अपॉन x आया था ना, और ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट था, बोल दिए थे, ठीक है। हम बोर्ड के लिए पढ़ाते नहीं है, बट एनसीईआरटी में जो है वो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से सुन मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात, थोड़ा सा भारी भारी बात करेंगे, थोड़ा सा कर सकते हैं, आराम आराम से करें, घबराना नहीं, हैवी हैवी बात करें।
याद करो कूलम्स लॉ से हम फाइनाइट रॉड का भी फील्ड निकाल पाए थे। याद है? ई पैरेलल, ई परपेंडिकुलर, और इनफाइनाइट का भी निकाल पाए थे। गॉस लॉ से हम किसका निकाल पा रहे हैं? क्या गॉस लॉ यूज करके हम फाइनाइट रॉड का फील्ड निकाल सकते हैं? मतलब मान लो हम आपको बोल दें कि एक रॉड ऐसे है, ठीक है, एल लेंथ का रॉड है, लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, डी दूरी पे फील्ड निकाल दो, जैसे उसमें निकाले थे। तो अब आपके दिमाग में आके सर यहां भी सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लीजिए, है ना, वही सारा आर्गुमेंट लगा के देखो और सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लो। नहीं ले सकते हो। क्यों नहीं ले सकते हो, पहले वो समझाते हैं, ध्यान से देखो। यहां पे वो सारा आर्गुमेंट काम नहीं करेगा, बिल्कुल, क्योंकि ये फाइनाइट लेंथ है। ध्यान से सुनो, उसमें पहला आर्गुमेंट क्या लिए थे कि यहां पे जो फील्ड है हम उसमें माने थे कि ऐसे होगा, इसमें इसका ऐसे भी कंपोनेंट एक ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अरे यहां से मिडिल पॉइंट पे नहीं, ऐसे किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। तो ई आर और ये ई एक्सियल और ये ई टेंजेंशियल भी ले लो, लेना। अब इसको पलट दो, पलट दो, जैसे ही पलटोगे चार्ज कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा। अरे जैसे ही पलटोगे अब की बार इस लाइन के ऊपर ज़्यादा लेंथ होगा और इस लाइन के नीचे कम लेंथ, तो हो सकता है कि ये फील्ड ऐसे बदल जाए। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि फील्ड नहीं बदल सकता, हम ये आर्गुमेंट नहीं दे सकते हैं कि ये फील्ड कैंसिल है, हम ये आर्गुमेंट नहीं दे सकते हैं कि ये फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। दे सकते हैं क्या? इसलिए नहीं दे सकते हैं कि अब की बार तो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन बदल गया। मिडिल पे लोगे तो आएगा, तो एक ही पॉइंट पे निकालोगे। मिडिल पे तो ऐसे भी निकाल लेंगे हम कि मिडिल पे तो ऐसा ही पता चल रहा है कि इधर से जितना आएगा इधर से जितना आएगा, कैंसिल हो जाएगा। किसी भी जनरल पॉइंट पे बात करो तो फील्ड का डायरेक्शन हर जगह सेम नहीं होगा। सॉरी, फील्ड सिर्फ रेडियल हो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। इसका एक्सियल कंपोनेंट एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। फिर चलो अब बोलो कि ठीक है सर क्या दिक्कत है, सिलिंड्रिकल सरफेस ऐसे ले लेते हैं ना, एक्सियल कंपोनेंट कर ही क्या लेगा मेरा, वो तो मर जाएगा, एक्सियल कंपोनेंट तो मर जाएगा। अरे एरिया वेक्टर इधर, ठीक है, बट हम ये भी नहीं बोल सकते कि सिलेंडर पे हर जगह फील्ड बराबर होगा ऊपर से नीचे। पता है क्यों? यहां पे मान लो फील्ड मान लिए E1 और यहां पे मान लिए E2। अब की बार इसको शिफ्ट करो, चार्ज कॉन्फ़िगरेशन बदल गया, E1 नीड नॉट टू बी सेम, E1 नीड नॉट टू बी सेम, बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा, बिल्कुल बदल सकता। अरे क्योंकि जैसे मूव करोगे चार्ज कॉन्फ़िगरेशन ही बदल गया ना। ये भगवान, यहां पे इस लाइन से ऊपर चार्ज ज्यादा हो गया ना, पहले जो चार्ज था उससे ज्यादा चार्ज हो गया। दैट मीन्स हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कि इस पे हर जगह फील्ड सेम है। तो कैसे लोगे सिलिंड्रिकल सरफेस और कैसे करोगे कैलकुलेट? मतलब गॉस लॉ से हम, गॉस लॉ अप्लाई करते हुए, डायरेक्टली गॉस लॉ अप्लाई करते हुए हम फाइनाइट रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते। समझ में आया? डायरेक्ट गॉस लॉ हम नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि हमको गॉसियन सरफेस नहीं समझ में आ रहा, कंप्यूटर से निकल जाएगा। गॉस लॉ यहां भी वैलिड है, गॉस लॉ यहां भी वैलिड है। अगर फ्लक्स निकालना चाहो ना इसमें,
कि एस एल ले लिए और बोले कि सर एक सिलेंडर ले लेते हैं एल लेंथ का, आर रेडियस का, तो इससे कितना फ्लक्स निकल रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, कितना फ्लक्स निकल रहा होगा, तो आप मस्त लिख सकते हो फ्लक्स बराबर टोटल चार्ज इनक्लोज दैट इज लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है ई डॉट डी ए, इससे हम इसको सुरक्षित निकाल ही नहीं पाएंगे, ये पंगा। कुछ ना समझ में आया तो अब क्या होता है, इसके कारण कुछ लोग, हम नहीं बोल रहे, कुछ लोग बोलते हैं कि कूलम्स लॉ ज्यादा पावरफुल है गॉस लॉ से। ध्यान से सुनना, कूलम्स लॉ ज्यादा पावरफुल है गॉस लॉ से, ठीक है। तो ज्यादा बात, ये सब बात दिल पे नहीं लेने का। अगर एग्जाम में लिख दे कि कूलम्स लॉ ज्यादा पावरफुल है गॉस लॉ से, कहना ठीक है, मस्त, ठीक है। बट हम आपको बोलना चाहेंगे कि कूलम्स लॉ से ज्यादा पावरफुल है गॉस लॉ। कैसे है बताएं, कैसे है बताएं। कूलम लॉ सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड था, आप याद करो। क्या उससे स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते थे? हाँ सर निकाल सकते थे, लेकिन साथ में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करना पड़ेगा। तो भाई कूलम्स लॉ थोड़े पावरफुल हुआ, वो तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के साथ मिलके पावरफुल हुआ। वैसे तो गॉस लॉ से भी आप पॉइंट चार्ज का निकाल लो और फिर उससे पॉइंट चार्ज का पता चल गया, अब इसमें लगा दो, एक पॉइंट चार्ज का फील्ड लिखो, दूसरे का लिखो, तीसरे का लिखो, जोड़ दो। तो गॉस लॉ के साथ भी तो फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको देना पड़ेगा। नहीं समझ में आया, फिर से सुनो। लोग बोलते हैं कि कूलम्स लॉ ज्यादा पावरफुल है गॉस लॉ से, बट मेरा कहना है कि गॉस लॉ ज्यादा पावरफुल है कूलम्स लॉ से। पहला तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का दोनों कंपोनेंट पे काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसीलिए मैक्सवेल के इक्वेशन में जगह इसको मिला है, कूलम्स लॉ को नहीं मिला। लेकिन बिल बोलता है कि अच्छा फील्ड निकालने में ज्यादा पावरफुल कौन है, इलेक्ट्रोस्टैट के मामले में ज्यादा पावरफुल कौन है, तो कुछ लोग बोल देते हैं कूलम्स लॉ। क्यों? क्योंकि कूलम्स लॉ से पॉइंट चार्ज का भी निकाल लेते हैं, रॉड का भी निकाल लेते हैं, फाइनाइट रॉड का भी निकाल लेते हैं, इनफाइनाइट रॉड का भी निकाल लेते हैं, है ना, स्फीयर का भी निकाल लेते हैं, सॉलिड स्फीयर का भी निकाल लेते हैं, सिलेंडर का भी निकाल लेंगे, है ना, रिंग ले लेके। बट गॉस लॉ से तो सिर्फ 3 ही फील्ड निकाल पाते हैं हम लोग। कौन सा? तो पहला स्फेरिकल सिमेट्री, दूसरा सिलिंड्रिकल सिमेट्री, और तीसरा प्लेनर सिमेट्री। याद आ रहा, प्लेन के लिए। तो गॉस लॉ से तो हम 3 ही सिमेट्री में काम कर पा रहे हैं। स्फेरिकल में कौन कौन आ गया? पॉइंट चार्ज, स्फीयर। सिलिंड्रिकल में आ गया रॉड, पाइप, सॉलिड पाइप, ये सब आ गया, सब इनफाइनाइट वाला। और प्लेनर सिमेट्री में इनफाइनाइट सीट का। तो लोग बोलता है कि गॉस से तो 3 ही निकलता है, कूलम से तो सब का निकलता है। अब मेरी बात सुन, सिर्फ कूलम यूज करोगे तो सिर्फ पॉइंट चार्ज का फील्ड निकलता है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि कूलम्स लॉ में सीधा सीधा बोला था वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज ओनली। तो वहां पे साथ में और क्या यूज किए थे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अलग अलग सबका फील्ड निकाले और जोड़ दिए। अरे जोड़ दिए ना, तो उस हिसाब से भी तो गॉस ज्यादा पावरफुल हो गया। वो तो बस एक पॉइंट चार्ज का निकाल पाया, ये तो कम से कम 3 सिमेट्री का तो निकाल पाता है गॉस लॉ। किसका किसका? स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल और प्लेनर। और इसके साथ भी जोड़ दो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, फिर तो हमको कूलम्स की कोई जरूरत ही नहीं है। अरे पॉइंट चार्ज का फील्ड निकाल लेंगे, फाइनाइट रॉड का निकाल लेंगे सुपरपोजिशन लगा के, अरे है ना। और सिलेंडर विलेंडर का तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे, कूलम लगाते रहो इसमें, देखो मजा आ जाएगा। कूलम से फील्ड निकालो सिलेंडर का, मजा आ जाएगा। कूलम से फील्ड निकालो हॉलो स्फीयर का, इंटीग्रेशन करके, मजा आ जाएगा। तो कौन ज्यादा पावरफुल? गॉस, है ना। तो लोग ये मान लेते हैं बेसिकली, जो ये बात बोलते हैं कि कूलम्स लॉ ज्यादा पावरफुल है, वो बेसिकली ये मान लेते हैं कि कूलम्स लॉ में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इंटीग्रेटेड है। क्यों इंटीग्रेटेड है भाई?
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो कूलम्स लॉ का हिस्सा नहीं था, वो तो हम अलग से बताए थे। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो हम न्यूटन्स लॉ में भी बताए हैं, याद करो। एक फोर्स लग रहा, दो फोर्स लग रहा, तीन फोर्स लग रहा, तो पहले के फोर्स का पे दूसरे फोर्स का इफेक्ट नहीं होता, उनको वेक्टोरियली सिंपली जोड़ दो। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो वहां भी वैलिड था। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज नॉट द इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ कूलम्स लॉ। तो बेसिकली आप कूलम्स को इसलिए पावरफुल समझ पाते हो कि आप बोलते हो कि कूलम्स लॉ प्लस सुपरपोजिशन मिलके बहुत खतरनाक है इलेक्ट्रोस्टैट में ही, ठीक है चलो। बट मेरे हिसाब से फिर तो आपको इसके साथ भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इंटीग्रेटेड मानना चाहिए, गॉस के साथ। तो गॉस कम से कम 3 तो एक्स्ट्रा देता है। अरे कूलम्स तो एक पॉइंट का ही देता है ना, उसका तो सुपरपोजिशन काम में आता है। गॉस तो 3 सिमेट्री तो देता है एटलीस्ट। और उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा दो तो फिर कूलम की तरह वो भी पावरफुल हो गया। तो मेरे हिसाब से तो कूलम से ज़्यादा पावरफुल गॉस है, क्योंकि ये कूलम से ज़्यादा फील्ड निकालने में मेरी मदद कर रहा है, हमको तो जैसा लग रहा है। बाकी आप लॉजिकली सोचना, है ना, ठीक है। तो ये सारी बातों को लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताए, है ना, कि कूलम से अगर आप कंपैरिजन करो कूलम्स लॉ से फील्ड निकालने में, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में कूलम और गॉस, तो ये तो सिर्फ पॉइंट चार्ज का देता है ना, और ये स्फेरिकल सिमेट्री, सिलिंड्रिकल सिमेट्री और प्लेनर सिमेट्री, कम से कम 3 तो है ही, इससे ज्यादा। अब आप बोलते हो नहीं सर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो इसी का हिस्सा है, तो फिर इसमें भी लगाओ ना भाई, वो इसमें इंटीग्रेटेड पार्ट थोड़ा ही है इसका, वो इसका इंटीग्रेटेड पार्ट थोड़ा ही है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर एग्जामिनर बोल दे कि कूलम ज़्यादा पावरफुल है, मान लेना, ठीक है। एग्जामिनर भगवान होता है। सॉलिड सिलेंडर का करते हैं जल्दी से। तो अब टाइम लगने का तो कोई बात ही नहीं है। सॉलिड इनफाइनाइट सिलेंडर है, इसमें चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। सिमेट्री आर्गुमेंट सेम, सिमेट्री आर्गुमेंट सब सेम आएगा। चार्ज को इधर से घुमा लेना, ऐसे घुमा लेना, तो इसमें पता चलेगा कि अंदर अगर हम लेते हैं इसके एक्सिस से एकदम फास्ट चल रहे हैं, क्या कि हम मान के चलें आप थोड़ा बहुत बना के लाओ, इसके एक्सिस से x दूरी पे एक गॉसियन सिलेंडर ले लिए और वहाँ पे फील्ड मान लिए E, ठीक है। चार्ज डेंसिटी है रो, ठीक है, चार्ज डेंसिटी है रो। तो इस साइड का इंटीग्रेशन आ जाएगा E इंटू 2πxl, बार बार नहीं कर रहा है, अभी तुरंत किया, करें क्या? अरे ई डॉट डी ए करोगे, फिर ई को बाहर करोगे, फिर एरिया लिखोगे तो आ जाएगा। दिस मस्ट बी क्यू इनक्लोज्ड। अब की बार इसमें चार्ज है तो कितना चार्ज है, जितना इसका वॉल्यूम है उसको रो से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि सिलेंडर यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसके अंदर तक चार्ज है, तो चार्ज हो जाएगा रो इंटू πx²l, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अरे गॉसियन सिलेंडर का वॉल्यूम लेना होता, पूरे सिलेंडर का नहीं, तो गॉसियन सिलेंडर का बेस एरिया क्या हो जाएगा πx², और हाइट क्या हो जाएगा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, πx, ठीक है, l। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा थोड़ा थोड़ा मिलता हुआ रो एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कुछ याद आ रहा है? मतलब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली वेरी कर रहा है स्फीयर की तरह, ठीक है। सेंटर एक्सिस से जैसे जैसे बाहर की तरफ जाओगे ना, वैसे वैसे फील्ड लीनियरली वेरी कर रहा है ना। उसमें आया था रो एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, इसमें आया था रो एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, उसमें फील्ड रेडियल था, इसमें भी फील्ड रेडियल, समझ में आया? पक्का? चलो बाहर फील्ड निकालें। अरे बाहर निकालें, टॉपिक लिख लो यार।
हाँ जगाओ। चलो, सॉलिड सिलेंडर इन्फानाइट, ये था इनसाइड पॉइंट। आउटसाइड पॉइंट अगेन ये सिलेंडर है आपका, जिसका रेडियस क्या था, सिलेंडर का रेडियस क्या था, आर दिए हुए थे। बाहर वाले पॉइंट के लिए भी सेम सिमेट्रिकल आर्गुमेंट, सिमेट्री का आर्गुमेंट लगा सकते हो सारा का सारा। कौन कौन सा आर्गुमेंट, कि फील्ड गॉसियन सिलेंडर कैसे लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से x दूरी पे हमको फील्ड निकालना है, तो x दूरी पे एक सिलेंडर बना लो। अरे बना लिए। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेंगे E, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड E, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E, सब सिमेट्री से प्रूफ कर दिए हैं, ठीक है। चलो, तो E इंटू 2πxl, E इंटू 2πxl मस्ट बी इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। इस सिलेंडर में देखना, इस सिलेंडर में, ये जो अंदर सिलेंडर इसके अंदर कट रहा, ठीक है, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल, पाई स्क्वायर बेस एरिया और एल लेंथ इंटू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पाई एल। और कुछ कटेगा नहीं, कटेगा, तो E बराबर आ जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे भाई, रो आर स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट x, ठीक है। ये बाहर वाले पॉइंट के लिए फील्ड का फॉर्मूला है और वो अंदर वाले पॉइंट के लिए फील्ड का फॉर्मूला है। लिखो जल्दी से। अच्छा, एक जादू दिखा, एक जादू दिखा। बाहर वाले पॉइंट के लिए हॉलो पाइप या सॉलिड पाइप, दोनों का आप बिना किसी मतलब फिर से बनाए कर सकते थे। कैसे कर सकते थे बता दे। रॉड का x दूरी पे कितना आता है? 2k लैम्डा बाय x। इसको थोड़ा सा हम मैनिपुलेट करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 लैम्डा, ये ऐसे आया था, लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट x आया था। अरे आया था, देखो ना पलट के पीछे, अब देख। उसके बाद उसको मैनिपुलेट करके 2k लैम्डा बाय कुछ किए थे हम, नीचे 2 ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किए थे। आया था। ये किसका था? ये एक वायर का था जिसपे लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? लैम्डा। अच्छा, ये वायर पे हम ये पूछे थे कि वायर खोखला है कि सॉलिड है? पूछे थे। बाहर वाले पॉइंट के लिए हम पूछे थे कि ये खोखला है कि सॉलिड है? बस वायर था, वायर। अरे वायर है। उसी तरह अगर आपको याद हो, अभी हॉलो सिलेंडर के लिए बाहर वाले पॉइंट पे फील्ड कितना आया था? हॉलो सिलेंडर के लिए देख के बताओ जल्दी से। सिग्मा आर, कौन सा आर? बाय एक्स एप्सिलॉन। अभी एक कमाल देखा, जब इसको बाहर से देखेंगे तो हमको क्या पता ये हॉलो है कि सॉलिड है? ठीक है, हम क्या करते हैं, इसके एल लेंथ पे चार्ज निकाल लेते हैं। कितने लेंथ पे? एल लेंथ पे।
तो एल लेंथ पे कितना चार्ज होगा? तो आप बोलोगे एल लेंथ पे चार्ज हो जाएगा 2 पाई आर एल इंटू सिग्मा, यही चार्ज होगा ना? अरे भगवान, यस सर। 2 पाई आर एल इंटू सिग्मा। अब बाहर से तो हमको दिख रहा है ये लाइन चार्ज है ना? तो हम बोले कि ये चार्ज किसके बराबर हो जाएगा? लैम्डा एल के। अरे हमको क्या पता, अंदर खोखला है, भरा है, सरफेस पे चार्ज है, अंदर चार्ज है। यहां से देखोगे तो सिग्मा का वैल्यू क्या आएगा? या लैम्डा का वैल्यू निकाल लो। टू पाई आर सिग्मा, इसको इसमें पुट कर दो। तो जो लाइन चार्ज का आया था ना फॉर्मूला ई आउटसाइड, उसमें लैम्डा का वैल्यू पुट करो 2 सिग्मा पाई आर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स। 2 से 2 कट गया। अरे इसमें पाई भी था शायद, कहाँ गया कहाँ गया? ये हाँ, ये पाई था, इसमें पाई भी होगा। ई कितना आया? गॉस लॉ नहीं लगाया, सिर्फ मैनिपुलेशन किए कि इसके लैम्डा को किस में बदल दिए? सिग्मा में, है ना? अब आपका काम है कि इसके लैम्डा को रो में बदल के वो जो बाहर फॉर्मूला आया रो आर स्क्वायर अपॉन 2 ई नॉट एक्स, ये घर पे ट्राई करना, पहला चीज। ठीक है, ये घर पे ट्राई करना। दूसरा, आपके पास इनफाइनाइट प्लेन का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखा दिए थे, याद आ रहा है? अरे इनफाइनाइट प्लेन का नहीं सिखाए थे? सिग्मा अपॉन 2 ई नॉट, 2 तरीका से सिखाए थे। एक बार कूलम्स में सर्कल का लेके उसको फिर बिल्कुल नज़दीक चले गए तो इनफाइनाइट हो गया, तो वहाँ से आया था। एक बार गॉस से। अब क्या करना? अच्छा, उस सीट का थिकनेस कितना था? नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल। अब आपको एक इनफाइनाइट सीट लेना है, ठीक है? लेकिन अब की बार ये सीट मोटा, इसका थिकनेस क्या है? इसका थिकनेस है T। मतलब इधर भी अनंत तक, इधर भी अनंत तक, इधर भी अनंत तक, लेकिन पतला सीट नहीं है, ठीक है। मतलब उसको साइड से देखोगे तो ये सीट ऐसे दिखाई देगा, दिखाई देगा। और इसका थिकनेस मान लो 2T है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। थिकनेस क्या है? 2T। इधर कितना दूर है? इन्फिनिट। पीछे, ऊपर, नीचे, इधर तब 2T, ठीक है? 2T। तो इसमें चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम में होगा रो, रो रो रोगे तो घर पे, ठीक है? इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ये देखो, ये मान लो इसका एक्सिस है, ठीक है? एक्सिस भी होगा ना, तो सीट का बीचों बीच प्लेन में काट सकते हो ना। इससे x दूरी अंदर बताना है और x दूरी बाहर बताना है, ठीक है? ट्राई करके आइएगा, 2 मिनट में इसको सॉल्व करेंगे, सॉलिड एंगल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? समझ में आया? पक्का? और हम लोग भी, चूंकि हम प्रूफ करना तो नहीं चाहते हैं, बट जेई भी सवाल पूछ लिया है तो प्रूफ कर देंगे कूलम्स लॉ से गॉस लॉ, ठीक है? एक बार सवाल आया, बता देंगे, सवाल भी दिखा देंगे आपको, ठीक है?
तो कूलम्स लॉ से क्या प्रूफ कर देंगे? गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक। प्रूफ नहीं पूछा, उससे रिलेटेड सवाल है जो बिना प्रूफ के आपको समझ में नहीं है। दैट मीन्स वी हैव टू एक्चुअली प्रूव दैट। ठीक है, ना चाहते हुए भी प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत? आज के क्लास में कोई तकलीफ नहीं है? मस्त रहो एकदम।